हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2026 की यूनिट 10 कवर करने वाले हैं। वो सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। इस एक वीडियो से ही आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने वाले हैं। यह गारंटी है, 100% गारंटी है। ठीक है, 26 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम होने वाला है। आपको पता होगा नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 9 फरवरी। ठीक है, 9 फरवरी को लास्ट डेट है, तो आप एग्जाम फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि यूनिट 10 में क्या क्या पूछा जाएगा तो ये भी हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, यह रहा इसका सिलेबस। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, ये यूनिट 10 है। इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे इनका भौगोलिक विस्तार पूछा जाएगा, इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान है ना, कौन कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है यह पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, विशेष पिछड़ित जनजातियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक जो है इसका यही है। ठीक है, घुमंतु जनजातियाँ, इनसे जुड़े हुए कल्याण और क्या योजनाएं सरकार लेकर आई हैं ये भी। और मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति है ना, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आते हैं। संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन है ना, और लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा, जो यूनिट 10 है ना, यहाँ पर अगर आप सिर्फ यूनिट 10 कवर कर लेते हैं तो जो यूनिट 2 है उसके बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं उनकी बोलियाँ, ये कवर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये भी कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ में देखिए, त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, ये भी चीज़ें ना थोड़ी बहुत यहाँ पर भी आती हैं और यूनिट 10 में भी आती हैं। तो और ये स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, तो इसमें जनजातीय व्यक्तित्व भी आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यूनिट 2 की भी कवर हो जाएगी आज इस वीडियो में। इसलिए कह रहे हैं ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीधे सीधे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लेना। अभी पिछले कुछ 4-5 साल से ये जो यूनिट 2 और यूनिट 10 है ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट 10 आप इसको बिल्कुल 100% पूरी तरह से कवर करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजातीय क्रम, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले है भील, है ना। भील जनजाति का प्रतिशत कितना है? 39.08%। गौंड जनजाति का 33.25%। ठीक है, उसके बाद कौल जनजाति आती है 7.62%। ठीक, उसके बाद भी और है, जैसे कोरकू, सहरिया, बेगा, भारिया। ठीक, तो ये आपको वैसे तो शुरू के 3 क्रम आप याद रखें तो बेहतर रहेगा, भील, गोंड, कोल, है ना। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार भी हम देख लेते हैं। शुरू की जो 7 जनजातियाँ हैं इनका भौगोलिक विस्तार हम देखेंगे ताकि जो महत्वपूर्ण है वो कवर हो जाए यहाँ पर, है ना। चलिए देखिए, आपको वैसे पता होगा यहाँ पर हम इसे 4 तरह से बांटते हैं ना। ये वाला मालवा क्षेत्र हो गया, निमाड़ क्षेत्र हो गया, ये चंबल क्षेत्र हो गया, बीच में यहाँ पर महाकौशल क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया बुंदेलखंड साइड, ये हो गया बघेलखंड। ठीक, और बीच में क्या है? नर्मदा घाटी है ना। नर्मदा घाटी आप यहाँ बीच ले लेना। और नर्मदा घाटी से एक चीज़ याद रखना आप, गोंड जनजाति को, है ना। गोंड जनजाति जो है ना, ये नर्मदा घाटी के दोनों तरफ बसी हुई है, क्योंकि ये आप देखेंगे ये जो घाटी है ये वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश को बीच में से कट कर रही है, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ मिलेगी आपको? यहाँ इस एरिया में मिलेगी जहाँ पर नर्मदा घाटी उसके दोनों तरफ, है ना। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं भील जनजाति कहाँ पर है, तो ये मालवा क्षेत्र में है। ठीक है, फिर गौंड जनजाति के बारे में आपको बताया, नर्मदा घाटी के आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे मंडला, बैतूल, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, अनूपपुर, नर्मदा घाटी के दोनों ओर। ठीक, फिर कोल जनजाति जिसका प्रतिशत है 7.62%, है ना। इतने हैं ये प्रतिशत में। तो ये कहाँ पर है? कोल के लिए आप याद रखिएगा, ये है बघेलखंड वाला साइड। ठीक है, बघेलखंड वाला साइड। तो यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे? रीवा, सतना, सीधी, कटनी, शहडोल, जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली, अनूपपुर। ठीक, उसके बाद कोरकू के लिए देखिए, कोरकू वाली जो जनजाति है ये आपको महाकौशल क्षेत्र के आसपास, जैसे बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, है ना, यहाँ पर होशंगाबाद, बड़वानी, है ना। फिर सहरिया, बेगा, भारिया, ये जो जातियाँ हैं ना, सहरिया, बेगा, भारिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, है ना। ये यहाँ पर एक लाइन से आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप सहरिया लिख लीजिए,
ठीक है। फिर आप लिख दीजिए बेगा, है ना। फिर आप लिख लीजिए बारिया, ठीक है, बारिया। ये 3 महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे ज़्यादातर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो शहरिया ही मात्र ऐसी जनजाति है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये चंबल क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेंगी। बाकी जो जनजातियां पढ़ेंगे ना हम इस क्षेत्र में पढ़ेंगे। शहरिया का है ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर चंबल क्षेत्र में जैसे शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, है ना। फिर बैगा जो जनजाति है ये भी थोड़े आपको, जहाँ पर गौंड जनजाति है ना उन्हीं के आसपास आपको बैगा भी मिलेंगे देखने के लिए, है ना। जैसे हमने देख लिया गौंड जनजाति कहाँ है, ये नर्मदा घाटी के दोनों ओर, वैसे ही बैगा भी आपको मिलेगी, जैसे मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, जबलपुर, शिवनी, है ना यहाँ पर। और ये भारिया जो जनजाति है ना उसके लिए आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, छिंदवाड़ा का पातालकोट, ठीक है, छिंदवाड़ा का पातालकोट आप याद रखिएगा। थोड़ा सा जबलपुर, नरसिंहपुर भी है, लेकिन छिंदवाड़ा का पातालकोट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारिया जनजाति के लिए, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा भौगोलिक विस्तार हमने देख लिया है। चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते चलते हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 984, है ना। जनजातियों का पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पूरे मध्य प्रदेश का होता तो कितना होता, 931, है ना, 931। सिर्फ मैंने आपसे मध्य प्रदेश में जनजातियों का पूछा है तो वो है 984। अब देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात है पाओ का, है ना। ये पाओ, ये शहडोल और अनूपपुर में है ना ये जनजाति पाओ। तो इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है कितना, 1041, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा आप। फिर है बिंजवार का 1035, फिर हलबा का 1020, बेगा का 997, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में जनजातियों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सोता का है, कितना, 681, सोता का है 681। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश में जनजातियों में शिशु लिंगानुपात कितना है, 990, है ना। मध्य प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, तो हलबा जनजाति की, कितनी, 84.3%, माझी का 72.6%, कंवर का 71.7%, प्रधान का 70.3%, ठीक है। और देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है, 89, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड की संख्या कितनी है, 89। सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला विकास खंड कौन सा है, वो है भावरा। ये कहाँ है, अलीराजपुर जिले में, 96.59%, ठीक है, 96.59%। अब देखिए नेक्स्ट, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना की एक रणनीति तैयार की गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 5 से आप याद रखिएगा, ये जनजाति से संबंधित है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना भी और हाँ 5वीं अनुसूची भी, तो 5 इस तरह से आप याद कर लेना तो याद हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना भी और 5वीं अनुसूची भी, ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पर याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वेरियर एल्विन, ये नाम याद रखिएगा आप, इन्होंने ना बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। वेरियर एल्विन, इन्होंने जनजातियों के लिए अलग निवास की चर्चा की है, जिसे नेशनल पार्क पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है, नेशनल पार्क पॉलिसी कहा जाता है। एक अलग ही निवास की चर्चा की है, किसने, वेरियर एल्विन ने, है ना। इन्होंने कहा था कि जो जनजातीय व्यक्तित्व है इनके लिए अलग से ही क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि इनका अलग ही एक एनवायरनमेंट होता है ना, तो इनको अलग ही थोड़ा सा रखा जाए, ताकि यहाँ पर कोई राजनीतिक या फिर बाहरी लोगों की कोई दखलंदाजी ना हो। तो इसलिए इन्होंने नेशनल पार्क पॉलिसी कहा है इसे, ठीक है। देखिए प्राचीन भारत में योधे एक गणतांत्रिक जनजाति थी, याद रखिएगा, प्राचीन भारत की बात हो रही है, योधे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। अनुच्छेद 342 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, लिख लीजिए, अनुच्छेद 342, है ना। अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। देखिए कैसे घुमाएंगे आपको, वर्णन किया गया, गठित किया गया, परिभाषित किया गया ना, ऐसे ऐसे शब्दों में आपको उलझा देंगे और आपके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप इन वर्ड्स पर ध्यान नहीं देंगे तो, है ना। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए अनुसूचित जनजाति की परिभाषा का प्रावधान, देखिए जैसे अभी मैंने बताया था आपको, अब देखिए यहाँ पर वर्णन लिखा है, यहाँ परिभाषा लिखा है। अगर आप शुरू के 2 ही पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि सेम है, लेकिन नहीं, काफ़ी फ़र्क है। वर्णन के लिए यहाँ पर 342, परिभाषा का प्रावधान इसमें अनुच्छेद 366 का 25,
ठीक है। 366 का 25, ये भी आपको ध्यान देना है, ये 25 ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? 19 फरवरी 2004 में। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? है ना। देखिए, अगर कभी कभी आपके बर्थ के सन ईयर से भी अगर जुड़ा हुआ कुछ रहता है ना, तो आप भी थोड़ा सा याद रख लेना। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, मैंने यहाँ पर अपने बर्थ ईयर से थोड़ा सा मैच करके याद कर लिया है, ठीक है। 29 जून 1995। चलिए, पैसा अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। पैसा अधिनियम, पैसा अधिनियम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें वैसे क्या है, देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार देना, है ना। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अधिकार देना, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय आदिवासियों का नियंत्रण सुनिश्चित करना, ठीक है। परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार शासन का अधिकार देना किसी आदिवासियों को। ये है पैसा एक्ट। किसकी सिफारिश पर? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 275 का जो 1 है, इसके अंतर्गत दिनांक 23/4/2020 को जारी नवीन दिशा निर्देशानुसार अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को रोजगार एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया, ठीक है। देखिए, डेबर आयोग, ये जो आयोग है या नियम, जो भी एक्ट वगैरह लाए हैं ना, आपको ये सब याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। डेबर आयोग के बारे में देखिएगा, इसमें आदिम जनजातीय समूहों PTGS के गठन की सिफारिश की गई थी। डेबर आयोग, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेबर आयोग, ठीक है। अच्छा, PTGS का गठन जो किया गया है, इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ आती हैं, क्या आपको पता है? ये आगे कवर करेंगे, ठीक है। वैसे इसमें देखिए कौन कौन सी आती है, सहरिया, बेगा, भारिया आती है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के से संबंधित प्रावधान शामिल है ना। 5वीं अनुसूची और 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, देखिए ये थोड़ी सी अलग है। अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 में विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ठीक है। हमने यहाँ पर 5वीं अनुसूची में पढ़ लिया, लेकिन जो 6ठी अनुसूची ना, यहाँ पर कुछ स्पेशल राज्यों के लिए है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप मैप में देखना ये कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। आप थोड़ा देखना मैप में कि ये कौन से जगह के बारे में हो रहा है ना। ये कुछ फॉर्मूला बहुत पहले किसी ने बनाया था, AMTM करके, कि आप ऐसे याद रख लेना। A से असम हो जाएगा, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से वापस मिजोरम, है ना। मेघालय, मिजोरम, ध्यान दीजिएगा, MM से आप कंफ्यूज मत होना। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। ये 6ठी अनुसूची में आते हैं। अनुच्छेद 342 का 1 में क्या है, अनुसूचित जनजाति शब्द संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें शब्द जोड़ा गया है। देखिए, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन, कोरकू एवं जो गौंड जनजातियां हैं, इनका यह सामूहिक आंदोलन रहा है, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन। इसका उद्देश्य क्या था, मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों के आसपास फलदार वृक्षों का रोपण करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक आंदोलन किया, ऑपरेशन गोरिल्ला ग्रीन नाम रखा, जो कोरकू और गोंड जनजाति ने सामूहिक रूप से किया था। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या रखा था, जो जितने भी सरकारी भवन हैं उसके आसपास क्या होना चाहिए, फलदार वृक्ष का रोपण होना चाहिए। जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में है, ठीक। राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के A के तहत किया गया है। पैसा नियम, मध्य प्रदेश के सभी आदिवासी विकासखंड, कितने विकासखंड, देखिए वापस रिपीट हो रहा है, 89, याद रखिएगा कितने विकासखंड है, आदिवासी विकासखंड 89, है ना, इसमें लागू है। प्रदेश में कुल 511 जनजातीय ग्राम पंचायतों में पैसा अधिनियम लागू है। कितनी जनजातीय ग्राम पंचायतों में, 511 जनजातियों में, जनजातीय ग्राम पंचायतों में, है ना। लोकसभा में सभी राज्यों से अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी है, 47।
मध्य प्रदेश राज्य से कितनी है? 6 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश से 6 सीटें आरक्षित हैं। पूरे भारत देश से 47, ठीक है, सभी राज्यों से अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट कितने हैं? 47। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 को संशोधित करके 2021 में लागू किया गया है, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू किया गया। 2006 में आ गया था, लागू 8 में हुआ है। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आ चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू कब होता है? साल 2008 में, 1 जनवरी 2008 में, है ना, ध्यान रखिएगा। और देखिए कौल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वालों को न्यूतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूतिया कहा जाता है कौल जनजाति में। कौल जनजाति कहाँ है बताइए? ये मैप, ठीक है, मध्य प्रदेश का ये मैप है ना। ये क्षेत्र हमने बांट लिया, ये मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और यहाँ पर ऊपर में चंबल, है ना। चंबल के लिए हमने एक अलग ही मतलब यहाँ पर जो एक जनजाति है अलग से याद रखा है हमने, सहरिया जनजाति यहाँ पर, है ना। बाकी आप देखेंगे अब यहाँ पर कौल जनजाति कहाँ है, तो ये आता है इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा है बघेलखंड का, ठीक है। यहाँ पर जो खबर देता है अच्छे बुरे की, उसे न्यूतिया कहा जाता है। और देखिए आगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई। आगरिया क्या है? ये गौंड जनजाति की एक उपजाति है, ठीक है। आगरिया, आग से आगरिया, अग्नि, है ना। इनका नाम जो है आगरिया, ये अग्नि से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए आगरिया नाम रखा गया है। अब देखिएगा भीमा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी जिले में निवास करती है। भीमा जनजाति। धोकनी या भाती जनजाति आगरिया को ही कहा जाता है, ठीक है। धोकनी या भाती जनजातियाँ आगरिया को ही कहा जाता है। मंडला डिंडोरी जिले में बेगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं, जिन्हें बेगा चक कहा जाता है। चलिए बेगा चक किसे कहा जाता है? तो मंडला और डिंडोरी जिले में बेगा जनजातियों के 80 से ज़्यादा गांव हैं, उसे बेगा चक कहेंगे ना। बेगा चक 80 गाँव से मिलकर बना है, और 80 गाँव किसके हैं? बेगा जनजाति के, और ये कहाँ है? मंडला डिंडोरी में। बेगा जनजाति में मुकद्दम गांव का मुखिया और दवार गांव का पुरोहित कहलाता है, ठीक है, बेगा जनजाति में। कोरकू जनजाति डोडवली, जिरोंती और पाला त्योहारों को मानती है। 2011 जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजाति है, 48 अनुसूचित जातियां हैं और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत शामिल है। यहाँ पर एक नोट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए मध्य प्रदेश में कुल 46 अनुसूचित जनजातियों का समूह हुआ करता था पहले, ठीक है। लेकिन 8 जनवरी 2003 को क्या हुआ? 3 जनजातियाँ जैसे कीर, मीणा, पारधी, ये जो जनजातियाँ हैं ये यहाँ से हट गई हैं, ठीक है। और अब से 43 अनुसूचित जनजातियाँ ही अधिसूचित की गई हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 43 है, पहले 46 थे। कौन कौन सी यहाँ से हट गई हैं? कीर, मीणा, पारधी, ठीक है। कीर, मीणा, पारधी याद रहेगा। चलिए, गौंड जनजाति के घर में मेहमानों को बिठाने वाला कमरा पैठा बंगला कहलाता है। कौल जनजाति के गांव के मुखिया महतो या चौधरी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें महतो या फिर चौधरी कहते हैं, कौल जनजाति के गांव के मुखिया को। कौल समुदाय आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कोल्हीन टोला कहा जाता है, ठीक है। कौल जनजाति वाले कोल्हीन टोला में रहना पसंद करते हैं। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में गूदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गूदना कलाकार को गोधरिन कहा जाता है, ठीक है। गूदना कलाकार को क्या कहेंगे? गोधरिन कहेंगे। गूदना इन्हें पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? गौंड और बेगा, इन्हें ना गुदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। रंग प्रिय और गहना प्रिय होती है भील जनजाति। श्रृंगार प्रिय समुदाय कौन सा है? बंजारा समुदाय है। ये कंघी का आविष्कार का श्रेय कैसे दिया जाता है? बंजारा का। क्यों? क्योंकि ये श्रृंगार प्रिय है, श्रृंगार बहुत पसंद है, ठीक है। बंजारा समुदाय
श्रृंगार प्रिय जनजाति। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब ये मध्य प्रदेश में आते हैं तो ये ओबीसी में जाते हैं, है ना। देखिए ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए एक उदाहरण की तरह दे रहे हैं हम, है ना, कोई सी भी जनजाति है वो अगर यहाँ पर एससी में आती है तो दूसरे ज़िले में या फिर दूसरे राज्य में ना उन्हें एसटी में भी शामिल किया जा सकता है। ऐसा वहाँ के क्षेत्र के अनुसार है ना, ऐसा है। तो ज़रूरी नहीं है जो यहाँ पर एसटी में है वो वहाँ पर भी एसटी में रहेंगे, उन्हें शायद वहाँ पर एससी में माना जाए या फिर ओबीसी में माना जाए, ऐसा भी होता है। अब देखिए यजुर्वेद में वृत्य घुमंतु जनजाति को कहा जाता है, कुलाल बर्तन ढोलने वाले को कहा जाता है, करमर लोहार को कहा जाता है और मृगायु शिकारी जनजाति के रूप में वर्णित है ना। यजुर्वेद में इन्हें इन नाम से पुकारा जाता है। कांति सूर्य जननायक टंटिया भील स्मारक कहाँ है? तो यह है बड़ौदा अहिर जिला खंडवा में स्थित है। जनगढ़ सिंह श्याम अपनी कला के लिए कागज और कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौण चित्रकार हैं। गौण चित्रकार है जनगढ़ सिंह श्याम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये जो चित्रकलाकार होते हैं इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिलों में 89 विकास खंडों में पैसा का नियम लागू है जो जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है? पैसा नियम जो है वो क्या अधिकार देगा? जल, जंगल, जमीन का अधिकार देता है। ठीक है, याद रहेगा। पन्ना जिले के कलदा पठार में गौंड जनजाति की महिलाओं द्वारा ओएस्टर मशरूम डिंगरी की खेती की जाती है। गौंड चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े देवी देवताओं जैसे बड़ा देव का जीवन झलकता है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? गौंड चित्रकला में क्या देखने के लिए मिलेंगे? घने जंगल, वन्य प्राणी, पक्षी और जनजाति से जुड़े उनके देवी देवता। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित मुखौटे और वाद्ययंत्र देश भर में प्रसिद्ध है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अनूपपुर में आदिवासियों द्वारा निर्मित है मुखौटे, जो मुखौटा होता है वो, और वाद्ययंत्र, ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। बिजवार विद्यावासिनी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, जो बिजवार जनजाति है ये किनकी पूजा करते हैं? तो विंध्यवासिनी देवी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गौंड लोक कथाएं, किस्सा एवं इनकी कहावतों को कहन कहा जाता है। जिनकी कथाएं उन्हें किस्सा कहेंगे और कहावतों को क्या कहेंगे? कहन। भिकू रामजी इदाते आयोग घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सुधार के लिए गठित किया गया था। ठीक है, घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए गठित किया गया है भिकू रामजी इदाते आयोग को। भिकू रामजी इदाते को 2023 में पद्मश्री सम्मान सामाजिक क्षेत्र में दिया गया है। देखिए, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन 22 जून 2011 को किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण का गठन कब किया गया? 1996 में किया गया। 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, 31 अगस्त को। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जनजातियाँ, 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियाँ निवास करते हैं। तो टोटल कितना है? 51। बंजारा मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तलवार नृत्य और डंडा बेली नृत्य बंजारा जाति से संबंधित है। ठीक है, जो बंजारा जनजाति है इनमें होता है तलवार नृत्य और डंडा बेली नृत्य। बंजारा जाति की गांव की बसाहट को टांडा कहा जाता है। भराड़ी हरबोला समुदाय को आल्हा गायन में निपुणता प्राप्त है। आल्हा गायन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। जनिक की एक फेमस, देखेंगे आप आगे जनिक ने लिखा है बहुत ही फेमस आल्हा, है ना, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन सी है? भारिया, बेगा एवं सहरिया। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का मैप मैं मैप को हमेशा इस तरह से बनाऊंगी, यहाँ पर ना डायरेक्शंस आप देख लेना, मतलब ये उत्तर वाला हिस्सा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इस तरह से मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, सहरिया के लिए तो हमने देखा था चंबल क्षेत्र में है, और बेगा भारिया यहाँ पर। भारिया के लिए हमने क्या याद किया था? छिंदवाड़ा का पातालकोट। ठीक है, और बेगा कहाँ पर है? जहाँ पर गौंड जनजाति है उन्हीं के आसपास आपको बेगा भी देखने के लिए मिलेगी, है ना।
चलिए, भुइहार, पंडा, भूमिया और पलिहा भारिया जनजाति की उपजातियां हैं। ये भारिया जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है? भुइहार, पंडा, भूमिया और पलिहा। भीमसेन भारिया जनजाति के कृषि देवता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है पहले भी। भीमसेन कौन है? भारिया जनजाति के कृषि देवता है। बेगा जनजाति को जादूगर, चिकित्सक और प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। बेगा जनजाति को क्या कहा जाता है? जादूगर, चिकित्सक और प्रकृति पुत्र कहा जाता है। देखिए, ये भारिया और बेगा जनजाति ये कैसे जनजातियां हैं? ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। तो ये जो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, इन्हें तो आप बहुत अच्छी तरह से याद करके ही जाना, यहीं से ही प्रश्न उठा उठा के पूछे जाएंगे। बूढ़ादेव बेगा जनजाति के प्रमुख देव हैं। बूढ़ादेव कौन है? बेगा जनजाति के प्रमुख देव। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव हैं। ठीक है, ठाकुर देव जी जो है वो बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता हैं। ठीक है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। इनका नाम पहले भी आ चुका है ना, वेरियर एल्विन। इनका नाम पहले भी अभी आपने देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। द बेगा भी इन्होंने लिखी है। बेगा पुरुष अपने हाथ के पीछे चंद्रमा का टैटू गुदवाते हैं। कौन से जनजाति के पुरुष अपने हाथ के पीछे टैटू गुदवाते हैं? बेगा पुरुष के, बेगा जनजाति के पुरुष, है ना। भड़म और सेत्तम नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। भड़म और सेत्तम नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित है। पासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय ताड़ी निकालना है। पासी समुदाय क्या करता है? ताड़ी निकालने का कार्य इनका मुख्य व्यवसाय है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ सेनाओं में पासी पलटन शामिल थी। ठीक है, तो पासी समुदाय से 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। पासी समुदाय का मुख्य व्यवसाय ताड़ी निकालना, और ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के यहाँ सेनाओं में पासी पलटन शामिल हुआ करती थी। पासी पलटन हुआ करती थी। पारदी बहेलिया की बोली बागड़ी कहलाती है। ठीक है, पारदी जनजाति की बोली बागड़ी कहलाती है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के तहत आने वाली कुल जातियां, उपजातियां एवं समूह कितना है? 93, है ना। जो चीज़ें यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही है ना, वो तो और भी अच्छा है आपके लिए कि चलो याद हो जाएंगी बार बार, जितनी बार आएंगी। मध्य प्रदेश में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यक घोषित हैं। ध्यान दीजिएगा। बजट 2024 में जनजातीय क्षेत्रों में 94 सीएम राइज विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कितने सीएम राइज विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? 94, बजट 2024 के अनुसार। जनजातीय कार्य विभाग में ने छात्रावास में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की है। देखिए, जो सरकार जितने भी अभियान, योजनाएं और जितने भी इम्पोर्टेंट पहल वगैरह करती है ना, वो भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। सागर में संत रविदास स्मारक प्रस्तावित है। ठीक है, ये प्रस्तावित है सागर में संत रविदास स्मारक। मध्य प्रदेश में 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उप योजना की अवधारणा लागू की गई है। दोनों चीज़ें याद करवाई थी मैंने, 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना और 5वीं अनुसूची आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी जो 6ठी अनुसूची है उसमें क्या था? उसमें था ATM, है ना। ATM करके हमने याद किया था, AMTM, है ना। जैसे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है वो याद किया था हमने, वो तो 6ठी अनुसूची की बात हो गई। चलिए, मध्य प्रदेश टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए अभ्यर्थियों को 10,000 से 1 लाख सीमा तक बैंक ऋण दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए, यहाँ पर आर्थिक कल्याण की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्थिक मतलब कोई ना कोई सहायता दी जाएगी बैंक की तरफ से। तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक बैंक ऋण दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है कितना दिया जाएगा। और देखिए, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय निवासियों को कम मूल्य के उपकरण तथा व्यवसाय पूंजी उपलब्ध कराती है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरजधारा कार्यक्रम SC ST के कृषकों के कल्याण के लिए है।
तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? IMFD। नेक्स्ट देखिएगा, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सिकल सेल एनीमिया सामान्य स्वास्थ्य समस्या है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया जो है ये सामान्य स्वास्थ्य समस्या होती है मध्य प्रदेश की जनजातियों में। मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, आहार अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग को शामिल किया गया मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो योजना आई थी उसमें। और देखिएगा PM जन मन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM जन मन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया, सहरिया 3 जनजातियों को लक्षित किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाएगा अब आप बताइए? क्योंकि इसमें विशेष पिछड़े जनजातियों से संबंधित यहाँ पर योजना है ये, है ना, PM जन मन योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उदिता अभियान महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, जनसंपर्क विभाग द्वारा योजनाओं से संबंधित जानकारी हेतु अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन योजना 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ की गई है। CM हेल्पलाइन योजना कब से शुरू है? 31 जुलाई 2014 से शुरू है। आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के 15 जिलों में लागू है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, विवाह में 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ठीक है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ये है, इसके तहत 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महिला हेल्पलाइन का संचालन 8 मार्च 2020 से किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बड़देव का उत्सव शहडोल जिले के सोहागपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। मांडवारा त्यौहार जो है यह गौंड आदिवासी समूह द्वारा बैतूल जिले के भेसदेही क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, मांडवारा त्यौहार गौंड आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाता है। कहाँ पर? बैतूल जिले में। नेक्स्ट है, बिदरी पूजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बेगा, गौंड और कोरकू आदिवासियों द्वारा ज्येष्ठ महीने में खरीफ फसल की बुआई से पहले मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कृषि सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, बिदरी पूजा। इस पूजा में धरती माता, बादल और बीजों की पूजा की जाती है ताकि फसल अच्छी हो। यह सामूहिक आयोजन गांव की सुरक्षा, अच्छी वर्षा और पैदावार के लिए किया जाता है। तो ये सामूहिक आयोजन है, किनके द्वारा किया जाता है? बेगा, गौंड और कोरकू आदिवासियों के द्वारा। नाम है बिदरी पूजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पलासला धार क्षेत्र में जून माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है पलासला। दिवासा इंपॉर्टेंट, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में भील जनजाति द्वारा सावन माह में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार दिवासा कब मनाते हैं? सावन माह में मनाते हैं। दिवासा किनके द्वारा? भील जनजाति। और ये कहाँ है? अलीराजपुर। ठीक है, देखिए क्षेत्र तो हमने पहले देख लिया कि भील यहाँ पर रहते हैं, है ना। इस तरह से जो क्षेत्र अगर आप पहले देख लोगे ना इनका कि कौन कहाँ पर रहता है तो याद हो जाएगा। और उससे पहले भी क्या याद रखना होगा आपको? सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन से ज़िले कहाँ आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि यहाँ उत्तर की तरफ कौन कौन से हैं, दक्षिण में है ना, पूर्व पश्चिम में कौन कौन से ज़िले हैं, अगर आपको नहीं आते हैं ना तो आप कितना भी मध्य प्रदेश का आप जीके पढ़ लें, आपको मध्य प्रदेश का जीके सिर्फ आपको 2% ही समझ में आएगा बच्चों, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक मैडम ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, मात्र 1 घंटे में आप 55 ज़िले आराम से याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। कौन से ज़िले कहाँ हैं आप सर्च करना, आपको उनकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे चैनल पे बनाया है, एक मैम है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो आप ये ज़िले याद करें। ज़िले जैसे ही आपको याद होंगे तो कौन सी जनजाति कहाँ रहती है आपको याद हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है याद हो जाएगा, है ना। तो चीज़ें सबसे पहले याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि बेसिक 0 से सब चीज़ें आप याद करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखिएगा, धार के नालछा में, है ना, धार में है नालछा, याद रखिएगा। इसमें आदिवासी समूह द्वारा सावन मास में जिरोती त्योहार कुल देवता की पूजा हेतु मनाया जाता है।
नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है। सेला नृत्य गौंड, कोल और पनिका में समान रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सेला नृत्य कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन कौन सी जनजाति के पुरुष शामिल होते हैं? गौंड, कोल और पनिका। पिथोरा चित्रकला वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष रूप से घोड़ों को इसमें बनाया जाता है। पिथोरा चित्रकला भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पेमा फालिया, भूरीबाई नाम हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय से हुई है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, भगोरिया हाट ये कहाँ पे लगता है? तो ये मालवा निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर वैसे झाबुआ और अलीराजपुर जो है ना वहाँ पे लगता है ना, भील जनजातियों के द्वारा। होली के 7 दिन पूर्व 7 दिन पहले ही फाल्गुन माह में लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण देखिए, 3 चरण है, 1 2 3 याद रखिएगा। पहला होता है तिहवारिया, फिर दूसरा होता है भगोरिया, है ना, जिसे गुलालिया भी कहते हैं, और तीसरा होता है उजाड़िया। तो पहला हो गया तिहवारिया, भगोरिया, फिर उजाड़िया, ये आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आपको याद रखना है भगोरिया से संबंधित कि साल 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे राजकीय उत्सव घोषित किया गया है। बताइए, मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव क्या है? भगोरिया, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहाँ मनाया जाता है? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो कहाँ रहती है? झाबुआ अलीराजपुर में। ठीक है, याद हो गया। चलिए, गल उत्सव भील जनजाति का मनोती पर्व है जो होली के समय मनाया जाता है। गल उत्सव ये भी भील जनजाति का है। भगोरिया याद रखिएगा, गल उत्सव याद रखिएगा। भील जनजाति गल बापजी को अपना इष्ट देव मानती है। देखिए, गल उत्सव भील जनजाति का है तो गल बापजी आपको याद हो जाएगा। ये भील जनजाति का, ये जो भील जनजाति है ना, अपना इन्हें इष्ट देव मानती है, गल बापजी को। अलीराजपुर क्षेत्र में भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान है। टटल देवी, यह मानना है कि अलीराजपुर क्षेत्र में टटल देवी जो है ये टूटे हाथ पैरों को ठीक कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया है। ठीक है, हलमा क्या है? एक ऐतिहासिक परंपरा है भील जनजाति की जो जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल करती हैं। देखिए, महेश शर्मा झाबुआ के गांधी कहे जाते हैं। झाबुआ के गांधी किसे कहा गया है? महेश शर्मा को। साल 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। डिंडोरी की गोंडी चित्रकला, ठीक है, डिंडोरी क्षेत्र जो है यहाँ की जो गोंडी चित्रकला है, इसमें साल 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग दिया गया है डिंडोरी की गोंडी चित्रकला को। गोंड जनजाति में बाना वाग्यंत्र राजा वृक्ष और बड़ा देव से घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है बाना वाग्यंत्र से, आप थोड़ा सा पढ़ना। गोंड जनजाति का है बाना वाग्यंत्र, ये साजा वृक्ष और बड़ा देव से घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, घेला और बिदड़ी त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है ना। छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जनजाति भीमसेन को कृषि देवता मानती है। अब यहीं से ही एक ही लाइन से 3 प्रश्न बनते हैं कि भारिया जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट। और दूसरा, कृषि देवता किसे मानती है भारिया जनजाति? भीमसेन को मानती है। ठीक है, और सबसे विशेष पिछड़ी जनजातियों में कौन कौन सी जनजाति है? सहरिया, बेगा, भारिया, है ना। तो भारिया हो गए यहाँ पर। चलिए, बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ा देव हैं। नेक्स्ट देखिएगा, श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने भारतीय कला भवन 1953 की स्थापना उज्जैन में की थी। किसने इसकी स्थापना की थी उज्जैन में भारतीय कला भवन की? तो श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। नेक्स्ट है पिंगला झुरापो, मालवी लोकगीत है।
नात्रा, नात्रा क्या है? विधवा विवाह को कहते हैं। आई भरना भराणिया विवाह, ये दो तरह के विवाह हैं, भील जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, नात्रा और दूसरा आई भराणिया विवाह। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिस्ट विलेज ये है प्राणपुर चंदेरी में। चंदेरी का है? अशोकनगर में है, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफे भी प्राणपुर चंदेरी में है। कहाँ है यह? कहाँ है? अशोकनगर में। चंदेरी की साड़ियों को धूप छांव भी कहा जाता है। फेमस है ना चंदेरी की साड़ियाँ, इन्हें धूप छांव भी कहा जाएगा। प्राचीन काल में सिरोंस का छिंट कपड़ा फारस और तुर्की को निर्यात किया जाता था। सिरोंस में तंबू मराठा सेनाओं के लिए बनाए जाते थे। अब देखिए, छिंदवाड़ा के सोंसर और लोधी खेड़ा की पारंपरिक साड़ियों को पुराने समय में पुआरी भी कहा जाता था, है ना। नेक्स्ट है डिंडोरी का सरवाही, पिंडरूखी, बजाग आदि बुनवाई के प्रमुख केंद्र, जहां बेगा साड़ियाँ, चकघटिया साड़ी, चौखाना बेगा साड़ी आदि बुनी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पुस्तक है ट्रैवियर की पुस्तक, लिखा गया है, पुस्तक का नाम है ट्रैवल्स इन इंडिया, है ना। इस पुस्तक में बुरहानपुर में जो वस्त्र उद्योग है उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। बुरहानपुर में है वस्त्र उद्योग। अबुल फजल ने भी आईना एक अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी है, ध्यान दीजिएगा। इस पुस्तक में भी बुरहानपुर के वस्त्र उद्योग का वर्णन मिलता है। तो दो ऐसी पुस्तक है जिसमें वस्त्र उद्योग, बुरहानपुर में वस्त्र उद्योग है, इसका वर्णन मिलता है अबुल फजल की आईना ए अकबरी में और ट्रेवर नियर की पुस्तक ट्रैवल्स इन इंडिया में, है ना। प्राचीन काल में बुरहानपुर में टकसाल बुरहानपुरी रुपया बनाने का उल्लेख भी मिलता है। देखिए, कुशी, मनावर, कोगावा, केराला, उज्जैन और भेरूगढ़ में छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं, आपको ध्यान देना है। छिपा शिल्प के स्वतंत्रता के पूर्व तत्कालीन इंदौर राज्य में गौतमपुरा, सांवेर, देपालपुर में कपड़ा रंगाई का कार्य होता था और अभी भी होता है। छतरपुर जिले के हरपालपुर और सिरसेड़ गांव मोटे सूत की बुनवाई का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, छतरपुर जिले के हरपालपुर और सिरसेड़ गांव में मोटे सूत की बुनवाई का प्रमुख केंद्र है। निमाड़ में रेशम उद्योग के संबंध में डोबर ने अपनी पुस्तक मोनोग्राफ ऑन द सिल्क इंडस्ट्री ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में वर्णन किया है। ठीक है, निमाड़ में है रेशम उद्योग। भूरीबाई वेरी इंपॉर्टेंट, पहली भील कलाकार जिन्होंने, देखिए ये आपको याद रखना है, ये पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, भूरीबाई पहली भील कलाकार हैं जिन्होंने मड वॉल पेंटिंग के लिए कैनवास का इस्तेमाल किया है। उज्जैन के धुलजी महाराज चित्रावरण के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। डिंडोरी के पाटनगढ़ में गौड़ चित्रकला का जनगढ़ सिंह संग्रहालय प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री को सीएम मोहन यादव ने बैतूल जिले की भारेवा धातु से बनी पुष्पक विमान कलाकृति भेंट की थी। कब? 31 मई 2025 को, है ना। ये करंट अफेयर का है, इम्पॉर्टेंट है। 2025 में प्रधानमंत्री को जो अभी सीएम मोहन यादव हैं, इन्होंने बैतूल जिले की भारेवा धातु से बनी पुष्पक विमान कलाकृति भेंट की। पवारी बोली जो है मुख्य रूप से बैतूल और छिंदवाड़ा के कुछ भागों में बोली जाती है। सिंगाजी का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खजूरी ग्राम में हुआ था। इम्पॉर्टेंट आ चुका है प्रश्न। सिंगाजी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले, है ना, बड़वानी किधर है? ये निमाड़ तरफ। ठीक है, यहाँ खजूरी ग्राम है, वहाँ सिंगाजी का जन्म हुआ था। परमाल रासो और आलाह खंड की रचना जनक ने की है ना। ये मैंने आपको बताया, जगनिक है ना। इनकी ये दो रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट, परमाल रासो और आल्हा खंड, वेरी इंपॉर्टेंट। आल्हा खंड जगनीक की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दीजिए, याद करिए बार बार।
जगनीक की रचनाएं परमाल रासो और दूसरी आल्हा खंड। नेक्स्ट देखिएगा, खटोली बोली पन्ना, छतरपुर और दमोह क्षेत्र में बोली जाती है। खटोली बोली कहाँ बोली जाती है? पन्ना, छतरपुर और दमोह क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी बघेलखंड के कुछ भागों में बनाफरी बोली, बालाघाट में लोधी बोली, छिंदवाड़ा, चांदा तथा भंडारा में कोष्टी बोली बोली जाती है। तो बोली से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान देना है। ठीक है, बघेलखंड में बनाफरी, बालाघाट में लोधी, छिंदवाड़ा, चांदा और भंडारा में कोष्टी बोली। अब देखिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कुछ हटके यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ के जिले के झीरी गांव और नरसिंहपुर जिले के मोहत गांव में संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग किया जा रहा है। देखिए संस्कृत भाषा का उपयोग किया जा रहा है। आमतौर पर हिंदी हम यहाँ वहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जा रही है। ठीक है, राजगढ़ के जिले के झीरी गांव और नरसिंहपुर जिले के मोहत गांव में, राजगढ़ नरसिंहपुर दो आप याद रखिएगा, इनके जो गांव है एक का है झीरी गांव, दूसरे का है मोहत गांव, यहाँ संस्कृत भाषा बोली जा रही है। केन और नगेन नदियों के मध्य, ये जो नदियां हैं इनके मध्य में गहोरा बोली प्रचलित है। यहाँ जो रहते हैं वो गहोरा बोली बोलते हैं, केन और नगेन नदियों के मध्य। ईश्वरी प्रकाशन का संकलन गौरी शंकर द्विवेदी द्वारा किया गया है। ईश्वरी प्रकाश का संकलन गौरी शंकर द्विवेदी द्वारा किया गया। फाग का जनक ईश्वरी को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित नाटक आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? कौन सा है? रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित है, नाटक है आनंद रघुनंदन। नरसिंहपुर सागर जिले में जन्मे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी का प्रथम कहानीकार माना जाता है। ठीक है, नरसिंहपुर सागर जिले में जन्म हुआ है राम कुमार वर्मा का, ये हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रारंभिक रचनाएं हैं सरस्वती और माधुरी। कवि भूषण को सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, केशव दास ने कवि प्रिया की रचना क्यों की थी? तो महाराज इंद्रजीत की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी थी। कालिदास की रचनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, अभिज्ञान शाकुंतलम की अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है, ध्यान दीजिएगा। ग्वालियर का रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप और भारत हृदय बैले ग्रुप नृत्य कला से प्रसिद्ध के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। खजुराहो का बैले ग्रुप जो है यह मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ग्वालियर का रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप और भारत हृदय बैले ग्रुप ये नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर आप हो सकते हैं, इसलिए 2-3 बार पढ़ना। खजुराहो बैले ग्रुप मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध, वहीं ग्वालियर का रंगश्री लिटिल बैले ग्रुप और भारत हृदय बैले ग्रुप नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में मूर्तियां हैं ना बहुत अच्छी अच्छी, तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद कर लेना। राजा चक्रधर सिंह ने रागरत्न और मंजूषा नामक पुस्तकें लिखी हैं। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 51,000, 40,000, 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। यह प्रश्न 2025 में आ चुका है, 2025 में आ चुका है, या फिर इससे जुड़ा हुआ या फिर थोड़ा इनसे मिलता जुलता हुआ प्रश्न आया है ना, शंकर शाह और रानी दुर्गावती से संबंधित। याद रखिएगा, यह पुरस्कार योजना है जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को, पहले पे जो आएगा उसे 51,000, फिर 40, फिर 30,000 रुपये, है ना। शंकर शाह और रानी दुर्गावती दोनों गौड़ साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। निमाड़ लोक साहित्य परिषद 1953 खरगोन में स्थापित की गई। अब देखिए, वीर भानुदय के रचनाकार माधव उर्वय।
टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? इनका नाम है टांट्या या फिर टुंड्रा। अंग्रेज इन्हें टुंड्रा से भी पुकारते थे। ठीक है, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या है? टांट्या या टुंड्रा। टंट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध शैली तात्या टोपे से सीखी थी, याद रखिएगा। ये इनके समकालीन है, मतलब तात्या टोपे जब थे तब ये भी थे। भीमा नायक को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर विजयपुरम स्थान पर भेज दिया था। खरगोन जिले के स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ मंडलोई भिलाला क्रांति से संबंधित थे। गौड़ चित्रकार जनगढ़ सिंह श्याम गौड़ समुदाय के प्रधान उपजाति से संबंधित है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे बेगा जनजाति से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। शंकर शाह अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना कविता के माध्यम से क्या करते थे? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें तोप से बांध करके उड़ाया था, है ना, ये आपने पढ़ा सुना होगा। लेकिन ऐसा क्यों किया ब्रिटिश सरकार ने? क्योंकि ये शंकर शाह क्या करते थे, अपनी आराध्य देवी से ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करने के लिए प्रार्थना करते थे। और प्रार्थनाएं कैसे लिखते थे? वो कविता के माध्यम से लिखते थे। तो ब्रिटिश सरकार इतनी चिढ़ गई थी इनसे कि देखिए, इन्होंने इन्हें इनकी भावपूर्ण कविता प्रार्थना लिखने के कारण ही शंकर शाह को अंग्रेज़ों ने तोप के द्वारा उड़ा दिया था। अंग्रेज़ों ने बहुत अत्याचार किए हैं, ठीक है, बहुत अत्याचार किए हैं, छोटी छोटी बात पर फांसियाँ दी हैं और मृत्युदंड भी बहुत बुरी तरह से दिया गया है ना। इतिहास में जो कागज़ रंगे गए हैं ना इनके नाम से, वो बिल्कुल लाल रंगे गए हैं। बहुत ही खूनी हत्याएं की हैं इन्होंने। प्रसिद्ध कलाकार पेमा फालिया पित्तौरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ चुका है। पेमा फालिया पित्तौरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। पित्तौरा चित्रकला भील जनजातियों से संबंधित है। पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल रही अनुसुईया उइके, इनका नाम सुना होगा आपने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। अनुसुईया उइके ये कौन रह चुकी हैं? पहले तो देखिए, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुकी हैं पूर्व में। छत्तीसगढ़ और मणिपुर की राज्यपाल भी रही हैं। मध्य प्रदेश में संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से की गई। वैसे भोपाल में बहुत ज़्यादा प्रश्न, वैसे ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ों की स्थापना भोपाल में ही हुई है। आधी से ज़्यादा चीज़ें हम उठा के देखिए तो हर बार भोपाल का ही नाम आता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। जनजातीय सलाहकार समिति 5वें अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 4 दिसंबर 2020 नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन किया गया। ठीक है, नवीन आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन 4 दिसंबर 2020 को किया गया, है ना। ये जो सन होते हैं ना, ये थोड़ा सा ना याद करना टिपिकल होता है, मेरे लिए भी है। वो बार बार याद करोगे या फिर बार बार जब चीज़ें सामने आती रहती है ना तो याद हो जाता है। जैसे आपको खुद को नहीं पता कि आपको कितने सारे सन याद है, आपको आप ही के परिवार में बहुत सारों की डेट ऑफ बर्थ भी याद होगी, है ना, बहुत सारे फ़ोन नंबर भी याद होंगे। तो ये कैसे याद है? वो भी तो डिजिट है, याद कैसे है? क्योंकि बार बार आप बोल रहे हैं, उसे रिपीट कर रहे हैं, इसलिए। ठीक उस तरह से जितनी बार रिविज़न करोगे, ये ना गोल्डन रूल है, ध्यान दीजिएगा। 3 बार रिविज़न करना होगा आपको। अभी आप यहाँ पर ना, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के माध्यम से देखिए, सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। आपको याद कब होगा? जब आप इसे 3 बार पढ़ेंगे। कैसे? जैसे अभी आपने पढ़ा, फिर कुछ घंटों का गैप लीजिएगा, फिर शाम को एक और बार पढ़िएगा, फिर सुबह उठकर एक और बार पढ़िएगा, और दिन भर ना मन में इन्हीं पॉइंट को कहीं ना कहीं आप दोहराते रहना, और फिर एक और बार शाम को पढ़ना। तो 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनसे जुड़े हुए टॉपिक्स, इनसे जुड़े हुए अगर आप MCQs करोगे ना, तो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। यह 100% गारंटी है। परेशानी होती है ना चीज़ें याद करने में, तो ये 3 बार आप ये चीज़ें करके देख लें, 3 बार रिवीजन कर लें, अलग अलग समय में करें, कंटिन्यू ना करें, है ना, कंटिन्यू नहीं करना है, अलग अलग समय में करना है, थोड़ा सा गैप भी देना है 3-4 घंटे का बीच में।
और फिर MCQs करना है इसी टॉपिक से रिलेटेड। 100% गारंटी है आपको 80% चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। 80% चीज़ें भी बहुत होती हैं। चलिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। देखिए ये चीज़ रिपीट हो रही है। 2006 में आया था वन अधिकार अधिनियम, लागू कब हुआ? ठीक 2 साल बाद, 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। मध्य प्रदेश में 6 उत्पाद गौंड बाजा, चिकारा, गौंड बेगा, मुखौटा शिल्प, पिथौरा चित्रकला, बोलनी, गलशनमाला और पोतमाला को GI टैग देने की कार्रवाई की गई है। ठीक है, कार्रवाई अभी चल रही है, दिया नहीं गया है। जनजातीय शिल्प कलाओं को प्रोत्साहित और लोकप्रिय करने के उद्देश्य से वानिया प्रकाशन द्वारा अधिरंग पोर्टल तैयार किया गया है। वानिया प्रकाशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। जनजातीय शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन और लोकप्रिय करने के उद्देश्य से वान्या प्रकाशन द्वारा अधिरंग पोर्टल तैयार किया गया। वान्या प्रकाशन आप याद रखिएगा, वान्या प्रकाशन जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, जनजातीय उत्पादकों के विकास और संवर्धन हेतु ट्राइफेड के साथ नाफेड ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी। श्री विष्णु वाकणकर ने भारतीय कला भवन 1953 की स्थापना उज्जैन में की थी। चलिए, कोठी नृत्य या नाट्य करने वाले को भगत कहा जाता है। ठीक है, कोठी नृत्य या नाट्य करने वाले को भगत कहा जाता है। गणगौर में 2 तरह के नृत्य होते हैं, एक नृत्य को झालरिया और दूसरे नृत्य को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, एक को झालरिया और दूसरे को झेला लोक नृत्य कहते हैं। गणगौर 2 तरह के नृत्य होते हैं। देखिए, झालरिया लोक नृत्य में रनुबाई मतलब पार्वती देवी को रथ में स्थापित किया जाता है, जबकि झेला नृत्य में रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। रनुबाई क्या है? यहाँ पर पार्वती देवी है। इन्हें झालरिया लोक नृत्य में रथ में रखा जाएगा और झेला नृत्य में सर पर रखा जाएगा। देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, राय के प्रमुख कलाकार राम सहाय पांडे सागर से है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राम सहाय पांडे कहाँ से? सागर से हैं, राय के प्रमुख कलाकार हैं। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित में राय नृत्य का उल्लेख है। राय नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। देखिए, 16वीं शताब्दी में रचे गए मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राय नृत्य का उल्लेख देखने के लिए मिलता है ना। 16वीं शताब्दी में रचे गए थे। देखिए, 15वीं शताब्दी में भी रचाया गया था छिताई चरित, इसमें भी मिलता है। 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत और आचार्य केशव के लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राय नृत्य का उल्लेख है। नेक्स्ट है, बधाई नृत्य में बाजी बधाइयाँ अवधपुर में गीत का गायन खूब प्रचलित है। ये याद रखिएगा, बाजी बधाइयाँ अवधपुर में, है ना, अवधपुर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बधाई नृत्य है, ये खूब प्रचलित है। मोनिया नृत्य को बरेदी या दीवारी नृत्य भी कहा जाता है, मोनिया नृत्य को। नेक्स्ट है, मोनिया नृत्य में कविता कहने वाले व्यक्ति को दीवारी भी कहा जाता है। बिरहा नृत्य बघेलखंड में प्राय गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बिरहा नृत्य। गौर नृत्य मोड़िया जनजाति द्वारा अनूपपुर और शहडोल के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है। गौर नृत्य। कर्मा नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट। ये कर्मा नृत्य तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? अभी आप यहाँ पर आगे पॉइंट देख लोगे। इसकी उत्पत्ति कर्मसेनी देवी या भगवान कर्मा देवता से मानते हैं। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, आगे देखेंगे हम। मांदर और दफड़ा संगीत वाद्य यंत्र है। गुदुम्ब बाजा में बारहसिंगा का सिंह लगा होता है, इसलिए इसे सिंह बाजा भी कहा जाता है। किसे? गुदुम्ब बाजा, वेरी इंपॉर्टेंट। पवे और भुगड़ू कोरको जनजाति में बांसुरी जैसे सुशीर वाद्य यंत्र है। पवे और भुगड़ू ये क्या है? ये कोरको जनजाति के बांसुरी जैसे सुशीर वाद्य यंत्र है, मतलब इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। देवी अहल्याबाई सम्मान जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिला वर्ग को प्रदान किया जाता है। देवी अहल्याबाई सम्मान किन्हें दिया जाता है? सिर्फ महिलाओं को देते हैं, ठीक है।
लोक पारंपरिक कलाओं के लिए। 2024 में पद्मश्री से सम्मानित कालूराम बामनिया भजन गायक मध्य प्रदेश के देवास जिले से। निमाड़ अंचल का ठोटिया नाटक में कलाकार और दर्शक दोनों महिलाएं होती है। निमाड़ अंचल में ये होता है ठोटिया नाटक, इसमें महिलाएं होती हैं, कलाकार भी और दर्शक भी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय के आदिवासी परिवेश को डिज़ाइन करने वाले हरचंदन सिंह भट्टी को 2025 में पद्म पुरस्कार दिया गया। ठीक है, भोपाल के जनजातीय संग्रहालय के आदिवासी परिवेश को डिज़ाइन करने वाले हैं यह हरचंदन सिंह भट्टी। भीली बोली में टंटिया भील स्मृति पुरस्कार साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाते हैं। राशि है 51,000। गोंडी बोली के लिए रचनात्मक कार्य हेतु रानी दुर्गावती स्मृति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। देखिए, भीली बोली टंटिया भील है, टंटिया भील जी है जो है ये भील से हैं, और रानी दुर्गावती जी जो है गोंडी बोली, मतलब ये वैसे गोंड महारानी है ना, तो गोंडी बोली है इनकी। तो ये भी आप थोड़ा रिलेट कर लेंगे कि ये एक्चुअली बिलोंग किस समुदाय से करते हैं, ऐसा थोड़ा रिलेट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना। रानी दुर्गावती स्मृति कोई भीली बोली के लिए तो नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये गोंड समुदाय से हैं, तो गोंडी बोली के लिए दिया जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। राशि 51,000। आगे बढ़ते हैं। संत पीपा स्मृति पुरस्कार मालवी भाषा में रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग का गठन 1980 में हुआ। भीलों में ग्राम का पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता रहा हो, मृत्यु के बाद उन्हें खेड़ा देवता के रूप में स्थापित किया जाता है। खेड़ा देवता के रूप में स्थापित किसे किया जाता है? तो भीलों में ग्राम का पुरखा जो कृषि कर्म का ज्ञाता रहा हो, है ना। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में प्रमुखता से बसी हुई है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, वीडियो आप कवर कर चुके हैं। अब वो क्वेश्चंस, वो पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये बताएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और यहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे और बार बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। छिंदवाड़ा यहाँ पर लिखा है, आगे का वर्ड आप बताइए। छिंदवाड़ा के आगे क्या होगा? पातालकोट। ठीक है, याद आया? छिंदवाड़ा पातालकोट। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में प्रमुखता से बसी हुई है? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के पातालकोट। आदिम जनजाति कोरको मध्य प्रदेश के किन जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? दक्षिणी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाली जनजाति कौन सी? सर्वाधिक जनसंख्या पूछा है, भील। चलिए यहाँ पर कुछ और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, भील जनजाति तो है, और मैंने आपको बताया था शुरू में, प्रतिशत बताया था, चलिए बता देते हैं एक और बार। भील जनजाति का प्रतिशत याद रखिएगा 39%, 39.08। चलिए आप 39 याद रख लीजिए भील के लिए। ठीक है, गौंड जनजाति का कितना है? 33.25%। फिर कौल जनजाति 7.62%। फिर आएगा कोरको जनजाति, कोरको कितना? 4.77%। ठीक है, चलिए एक बार रिविजन कर लीजिए। भील जनजाति कितना प्रतिशत है? 39। फिर आता है गौंड जनजाति 33%। फिर है कोल जनजाति 7.62%। फिर है कोरको जनजाति 4.7%। चलिए भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। भील जनजाति यहाँ पर है। ठीक है, गौंड जनजाति ये पूरे नर्मदा घाटी के दोनों ओर। ठीक, फिर कोल जनजाति यहाँ पर आती है। फिर कोरको जनजाति यहाँ पर आती है, जो बैतूल, खंडवा, हरदा, देवास, बुरहानपुर, होशंगाबाद और बड़वानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? भील है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, 20 में भी पूछा गया, 21 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कितना प्रतिशत है? जैसे पूरे 100% में से 21%, पूरे मध्य प्रदेश के 100% में से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21% है। ठीक है, 21% अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है हमारा।
ठीक है। सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए, वैसे अगर नॉर्मल जनसंख्या पूछा जाएगा तो धार हो जाएगा, जनसंख्या के लिए ना धार हो जाएगा। ठीक है। प्रतिशत अगर पूछ लिया गया तो अलीराजपुर होगा, याद रखना है आपको। ठीक है। क्या होगा? अलीराजपुर होगा। प्रतिशत में कौन सा जिला हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा। अलीराजपुर में कितना? 89%। ठीक है, 89%। और जनसंख्या धार में सबसे ज़्यादा है, कितनी? 12 लाख, 12.2 लाख है। वैसे सबसे कम कहाँ पर मिलेंगे आपको जनसंख्या? भिंड में मिलेगा, है ना। यहाँ पे जनसंख्या और प्रतिशत दोनों मामले में भिंड है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे जनसंख्या पूछ लिया जाए सर्वाधिक तो धार हो जाएगा, और प्रतिशत पूछ लिया तो अलीराजपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिशत कम क्यों है, जब जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है वहीं प्रतिशत भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ये डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या कितनी है और उसमें से कितने % लोग इतने हैं, है ना। ये ऐसा निकाला जाता है। थोड़ा मैथ्स पढ़िएगा, हो जाए। चलिए, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। ये ऑप्शन दिया होगा वहाँ पर, उस हिसाब से 2003 के में देखिए। पहले तो ना ऐसे थोड़े लड्डू टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, पर बेटा अब ऐसा नहीं है। अब प्रश्नों के अंदर से भी घुमा घुमा के बहुत गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, पहले का प्रश्न है 2003 का। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियाँ, ये देखो, बैगा, सहरिया, गोंड, कोल, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर ये आंसर था। मध्य प्रदेश में कौन जनजाति नहीं पाई जाती है? तो उसमें एक ऑप्शन होगा टोडा, है ना। बाकी सब अपने मध्य प्रदेश की जनजातियाँ दे रखा होगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानायक टांटिया मामा आदिवासी जनजाति से संबंधित है। कौन सी आदिवासी जनजाति से? भील जनजाति से आते हैं टांटिया मामा। खंडवाक्य है, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए, भड़म से तुम पढ़ा था आपने, भ मैंने इसे याद किया है, भ से आप याद रख लेना, भारिया। किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है? खुटिया पटेल कहा जाता है ना। तो ये है सहरिया। सहरिया जो है ना, ये अपने आप को छोटा भाई कहती हैं भील जनजाति का। भील जनजाति के छोटे भाई हैं सहरिया, ये ऐसा कहते हैं। ठीक। इसमें आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है अपने आप, इनमें ऐसा कहा जाता है। बिरहा आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है कौन? पद्मश्री से सम्मानित श्री अर्जुन सिंह धुर्वे किस जनजाति से हैं? तो ये बेगा जनजाति है। बेगा मैंने याद करने का थोड़ा सा कुछ भी ट्रिक लगा लो आप। जैसे यहाँ पर मात्राएं आप थोड़ा ऐसे देखें, वैसे ये र है, वहाँ पे एक र है और एक ही मात्रा है, लेकिन बेगा में भी ना ऊपर आपको ऐसे 2 दिख रहा होगा ना, तो आप ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना, याद हो जाए शायद, क्योंकि कुछ चीज़ें तो याद करना ही पड़ेगा। यहीं से घुमा घुमा के दे रहे हैं ना क्वेश्चन। जब पता है कि क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं तो ट्रिक बना लीजिए। चलिए, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कोरको जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है और ये मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जनजाति में मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजा जाता है? कोरको। मेघनाथ कौन है? शायद ये रावण के पुत्र हैं। ठीक है, मेघनाथ। तो कोरको जो जनजाति है ये रावण का वंशज अपने आप को मानती है और मेघनाथ को आराध्य मानती है। मध्य प्रदेश में कौल जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? कौल जनजाति, चलिए ये मैप में थोड़ा सा एक और बार बना लेते हैं। भील जनजाति, यहाँ पर कोल जनजाति, है ना। यहाँ पर आएगी कोरको, यहाँ पर है कोरको जनजाति भी है, यहाँ पर इधर बेगा भी है, क्या है, और ये भारिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहे हैं, यहाँ ऊपर तो सहरिया हो जाएगा। चलिए, तो रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली ये उधर कोने की तरफ है ना। कोल जनजाति में स्नेह स्तंभ संबंधित है दाह संस्कार से। भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया। देखिए, चलिए, बिरहा आदिवासी जनजाति के महिलाओं को लोकप्रिय लोकगीत गोंड है। मांडवारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? गोंड जनजाति के द्वारा मांडवारा त्योहार मनाया जाता है।
घेला और बीदड़ी त्योहार जनजाति द्वारा मनाया जाता है, गौंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है घेला और बीदड़ी त्योहार। भगोरिया पर्व त्योहार से संबंधित, ये किससे संबंधित? होली। चलिए एक और बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भगोरिया पर्व क्यों? क्योंकि साल 2025 में इसे मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित किया गया है। ठीक है। मालवा निमाड़ में विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर में, विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर, वैसे तो पूरे मालवा निमाड़ ये जो मध्य प्रदेश की जो इस साइड देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर मनाए जाते हैं, लेकिन विशेषकर झाबुआ अलीराजपुर में होली के 7 दिन पहले फाल्गुन माह में 3 चरणों में, 3 चरण कौन सी थी? पहला था तिहवारिया, फिर दूसरा भगोरिया, तीसरा चरण है उजाड़िया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगोरिया पर्व मनाया जाता है झाबुआ में, अलीराजपुर लिखा रहेगा तो अलीराजपुर, दोनों सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जनजातीय भगोरिया उत्सव मनाने के लिए जाना जाता है भिल जनजाति को। देखिए झाबुआ लिखा है तो भी सही है, अलीराजपुर लिखा है तो भी सही है, मालवा निमाड़ लिखा है तो भी सही है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। दीवार पर मिट्टी से बनाए जाने वाली नोह डोरा अलंकरण की विशेषता है, यह किसकी विशेषता है? गौंड जनजाति की, है ना। दीवार पर मिट्टी से बनाया जाता है नोह डोरा अलंकरण। नए अनाज के प्रथम प्रयोग का त्योहार कहलाता है नवाखाई या नवाई, है ना। न से याद रखिएगा, नया नया खाना। ठीक है, नए अनाज, नया खाना, नया अनाज, तो नवाखाई नवाई। देखिए सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? सागर के आंचलिक क्षेत्रों में मोनी नृत्य। काठी एक क्या है? लोक नृत्य है। नागमोरी कहाँ पहनने वाला आभूषण है और किससे बनता है? तो ये चांदी से बनता है और बाह में पहना जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ना आदिवासियों में जो आभूषण होते हैं ना वो चांदी के बने होते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, सोने का भी होता है प्रयोग, लेकिन ज़्यादातर चांदी देखा जाएगा। तो नागमोरी ये बाह में पहनती हैं, चांदी की बनी होती है। चलिए ये कवर हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा और देखना। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। अभी साल 2025 में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी अभी आप सभी लोगों के लिए, है ना। ये आप थोड़ा देख लेना, ये सिलेबस है ना। ये यूनिट 10 है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं इसमें। इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। सिर्फ 10 यूनिट ही नहीं, 10-2 को भी थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर कवर कर लिया। जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति एवं बोलियाँ भी कवर हो गई है, प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कवर हो गए हैं। यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स देखे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हमने कवर किया है। बाकी डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो मैं वीडियो बना सकती हूँ यूनिट 10 के ऊपर, काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी। वैसे इनके ऊपर ना वैसे मैराथन वीडियोस ही बनती हैं, करीबन 5-6 घंटे की वीडियोस बन सकती हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं, या फिर वो चीज़ें और कवर कर लें हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको गोल्डन रूल बताया है मैंने, आपको 3 बार इस वीडियो को देखना होगा, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ये गोल्डन रूल है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। पहली बार में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करने की कोशिश पहली बार में तो आप नहीं करें तो बेस्ट रहेगा। जब दूसरी बार आप वीडियो देखेंगे ना तो चीज़ें बहुत सारी आपको पहले से ही पता होंगी, तो आप जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप तीसरी बार देखेंगे तो आप जानेंगे कि 30% चीज़ें आपको अब याद हो चुकी हैं। ठीक है, पहली बार आपने नॉर्मली पढ़ा, दूसरी बार आपने रिवीजन करने के लिए पढ़ा, तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको 30% चीज़ें तो लगभग याद हो जाएंगी तीसरी बार में। चौथी बार में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 80 से 90% चीज़ें अब याद हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें बची हैं तो लास्ट में आप आखिरी में एक और बार रिवाइज कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको करीबन 3 से 4 बार तो उसके ऊपर फोकस करना ही होगा, है ना। तो आपको चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं याद होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नहीं याद होगा।
बहुत सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। बचपन में छोटे थे तो जनवरी फरवरी भी तो याद करने में परेशानी होती थी ना, कि जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे कैसे। अब देखो आपको इतना याद हो चुका है कि आप दिमाग पे जोर नहीं भी लगाओगे ना तो आपकी ज़ुबान फ्लो में बोलती चली जाएगी। जनवरी से दिसंबर आप बिल्कुल सही बोल दोगे, बिल्कुल फ्लो में, बिना दिमाग पर जोर दिए। तो जो चीज़ आप बार बार पढ़ोगे ना तो कभी कभार आपका दिमाग भी उन चीज़ों को फ्लो में ले लेगा, आप नहीं भी याद रख पाओगे। मानो आपको याद नहीं आ रहा, फिर भी फ्लो में आपके मुंह से वो चीज़ निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए बच्चों? प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जितनी बार प्रैक्टिस करें ना उतना बेहतर होगा। तो बार बार आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यूज़फुल लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। MPPSC 2026 को हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके मैं मैराथन वीडियोस लेकर आऊँगी। हो सके तो मैं पूरी 10 यूनिट की मैराथन वीडियो लाऊँगी और रिवीजन आपका फटाफट हो जाएगा। और है ना, रिवीजन बेस के ऊपर ही मैं लेकर आऊँगी। वैसे यहाँ पर मैराथन वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप बता सकते हो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।